शासन को देखें। किसको देखेंगे? गुप्त काल के प्रशासन को। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग जो है वो क्या है, शासन व्यवस्था देखेंगे। भाई ये राजतंत्र था। ठीक है, दूसरा चीज हम लोग यहां देखेंगे सामंतवाद। ठीक है, एक महत्वपूर्ण चीज है। आमत्य या मंत्री। ठीक है, फिर प्रांतीय प्रशासन। ठीक है, फिर स्थानीय प्रशासन। ठीक है, तो ये देख, यहां भी जो आप मौर्य का प्रशासन पढ़े हो हूबहू वही प्रशासन है। तो सबसे पहले केंद्र, फिर प्रांत, फिर विषय, और ये आपका गांव। तो ये आपका लोअर मतलब क्षेत्रीय प्रशासन हो गया। तो जो आप क्या देख रहे हो कि मौर्यन प्रशासन में जो देख रहे हो वही चीजें यहां है। ठीक है, कोई बहुत अंतर नहीं है। ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा डिफरेंसेज आ रहा है, वो डिफरेंसेज को जरूर देखते चलना है, और साथ ही साथ लोकल वाले में थोड़ा डिफरेंसेज आया है वो देखना है। देखो, अब स्वाभाविक है केंद्र में दो भाग है, एक तरफ सम्राट है और दूसरे तरफ कौन है भाई? मंत्री परिषद। ठीक है, तो अब शासन व्यवस्था क्या है? राजतंत्रात्मक। तो राजतंत्र है, तो जो सम्राट हैं, ठीक है, क्या सम्राट जो हैं वो क्या कर रहे हैं? उनकी उपाधि देखो, महाराजाधिराज, महाराजाधिराज, परम भट्टारक। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? महाराजाधिराज, परम भट्टारक, परम भट्टारक, परम भागवत। ये सब उपाधियां हैं। किनके? गुप्त शासकों की उपाधियां हैं। अब आप कहोगे कि सर इस उपाधि का मतलब क्या होता है? देखो, इस उपाधि का मतलब होता है कि इसमें दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। दैवीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। अब आप कहोगे कि सर दैवीय सिद्धांत के प्रतिपादन से क्या होता है? ये बड़ी खतरनाक चीज होता है। देखो, अपने भारत में ऐतरेय ब्राह्मण, जो कि ऋग्वेद का क्या है, ब्राह्मण है, वहां पर राजा में देवत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ था। ठीक है, लेकिन चाणक्य ने अपने प्रशासन में राजा में देवत्व के सिद्धांत के प्रतिपादन को खत्म कर दिया था। आप लोगों को बेहतर तरीके से याद होगा, चाणक्य ने अपने राजा को एक दंडाधिकारी के रूप में स्थापित किया, न कि एक देवता के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित किया। तो जिस प्रकार आप मौर्य काल में चाणक्य का अर्थशास्त्र देखते हैं, वही स्थान गुप्त काल में कादंबक के नीति शास्त्र का है। किसका है? कादंबक के नीति शास्त्र का है। ठीक है, अब यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है
कि यहां पर राजा में देवत्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है, तो इसका मतलब है कि राजा जो है वो क्या है, देवता का प्रतिनिधि है, धरती पर वो देवता का स्वरूप है। तो इससे प्रभाव क्या पड़ेगा, बड़ी व्यापक प्रभाव पड़ता है मेरे भाई। इससे शासन तंत्र, जो देवत्व का सिद्धांत है ना, इससे शासन तंत्र निरंकुश हो जाता है। क्या हो जाता है, निरंकुश। इतना खतरनाक चीज है कि भाई ये कहावत है कि ईश्वर आपको जितना दे उतने में ही रहना आपको सीखना चाहिए। ऐसा सिर्फ भारत में नहीं, पूरे विश्व में था। आप जितनी भी क्रांति देखो, चाहे रूसी क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, ये सब राजा के दैवीय सिद्धांतों के खिलाफ ही हुआ है। आपने रूसों को यदि पढ़ा हो तो रूसों ने जो कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दिया है उसमें उसने यही न कहा है कि राजा का कोई दैवीय अधिकार नहीं है, राजा का पद समझौते से हुआ है। यदि राजा आपके कल्याण करता है तो उसे आपके पद उसे राजा के पद पर रहने का अधिकार है, और यदि नहीं करता है तो उसे अपने पद से हटा दो। यही साधारण सा रूसों ने थ्योरी दी है। तो देना बेटा पानी। तो वही बात यहां पर भी है। कि गुप्त शासक को इस धरती पे भगवान माना गया है। परम भागवत अर्थात श्री हरि विष्णु का प्रतिनिधि माना गया है। तो जिस प्रकार आप ईश्वर आपको जितना दे उतना में ही रहना सीखो, तो उसी प्रकार राजा के दैवीय सिद्धांत में ये प्रतिपादित किया जाता है कि राजा जितना आपको दे उतना ही में रहना सीखो। राजा से आप अपना अधिकार मांग नहीं सकते हो, ठीक है। राजा और राज्य सर्वोपरि है, अर्थात यहां पर जनता को राजा के प्रति समर्पण सिखाया जाता है। इसमें राजा का अधिक शक्ति बढ़ते चला जाता है और प्रजा का अधिकार कम होते चला जाता है। परिणाम स्वरूप राजतंत्र निरंकुश हो जाता है। और कादंबक ने अपने राजा को तीनों अधिकार प्रदान किए थे, ठीक है। इट मीन्स प्रशासनिक माने कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और सेना, अर्थात जो हमारे गुप्त शासक हैं उनको पूर्ण प्रशासनिक अधिकार है। उन्हीं को नीति बनाने, नीति का क्रियान्वयन करने का अधिकार है। वही सर्वोच्च सेनापति हैं और वही क्या है, लगभग मान के चलो कि अपने सेना का प्रमुख सेनापति है। अर्थात सारे अधिकार गुप्त सम्राट के हाथ में है। बाकी सब बस उनके आदेश को क्रियान्वित करने वाला है, चाहे केंद्रीय मंत्री परिषद से लेकर कोई भी हो। तो यहां पर जो मंत्री परिषद है उसकी स्थिति बिल्कुल क्या है, ठीक उसी प्रकार है जैसे कि आपने मौर्य काल में देखा था कि वो सिर्फ और सिर्फ क्या है, राजा को सहायता करता है। अब देखो इस काल में जो एक अलग से चीज आई वो ये ध्यान रखना है। और दूसरा क्या है, सामंतवाद। सामंतवाद का मतलब क्या होता है कि भाई
आप अपने अधीन जो ब्यूरोक्रेसी रखते हैं या आप अपने से छोटे राजाओं को जो हराते हैं, तो उनका राज्य स्वयं में विलय न करके आप उसे अपना सबॉर्डिनेट अधीनस्थ बना लेते हैं। ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, यहां ध्यान देने लायक बात क्या है कि और सामंतवाद पूरा एक टॉपिक ही पर होगी। वास्तव में कहा जाता है कि इसकी जो शुरुआत है वो ईसा के प्रथम पूर्व ही हो गया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि आंध्र सातवाहन शासकों के द्वारा जो ब्राह्मणों को भूमि दान दिया गया, उससे पैदा हुआ। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि जो विदेशी शासक शक, हिंद, यवन, पलहब वगैरह यहां आए, खासकर शक भाई, वो यहां सैनिक लेके आए, विजेता बने, स्थानीय शासकों को हराया और उनको शासन चलाने के लिए एडमिनिस्ट्रेटर चाहिए, तो उन्होंने भारत के स्थानीय शासकों का अंत न करके उसे अपने अधीनस्थ बना लिया। इसलिए आप देखो कि शक शासक क्षत्रप लिखता है और जो सबसे बड़ा शक शासक होता है वो महाक्षत्रप लिखता है। तो इस प्रकार स्पष्ट होता है कि कुछ इतिहासकार मानते हैं कि यहां से शुरुआत हुई किसकी, लेकिन इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना, क्योंकि हर्षवर्धन का काल सामंत से भरा हुआ है और वहां तो पूरा का पूरा एक टॉपिक ही है सामंतवाद। तो कहा जाता है कि ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देने से कोई ऐसी तो बात नहीं है कि उससे क्या हो जाएगा, सामंतवाद शुरू हो जाएगा। हां, शक क्षत्रप के द्वारा उसकी शुरुआत हुई, लेकिन कहा जाता है कि गुप्त काल में सामंतवाद का उदय का लक्षण पूर्ण रूप में दिखने लगा था और ये समुद्रगुप्त की या चंद्रगुप्त की गलत नीतियों का परिणाम हुआ और यही सामंतवाद हर्षवर्धन के काल आते आते अपनी चरम पे पहुंचा और पूर्व मध्यकाल राजपूतों का काल तो वास्तव में सामंतों का काल ही है। वहां तो कोई राजा हुआ ही नहीं, सामंत ज्यादा हुए। तो ये कैसे हुआ? तो वास्तव में मैंने अभी तुमको बताया कि विजय के उपरांत भी स्वतंत्र राजतंत्र को बनाए रखा गया और विजित प्रदेशों का एकीकरण नहीं हुआ। ठीक है। अब ये सब जो सामंत थे, ये सामंत महाराज आदि की उपाधि धारण किए रहते थे। अब इसका उदाहरण तुम बोलोगे सर कहां है? अब तुम्हें पता तो है लेकिन याद नहीं आएगा। समुद्रगुप्त का दक्षिण विजय चलो, याद आया होगा। आप देखिए, उसने उत्तरी क्षेत्र में 18 राजाओं को हराया, पश्चिमी तट समुद्र और पूर्वी तट में लगभग कई शासकों को हराया। सबका विलय उसने गुप्त साम्राज्य में करके उस राज्य को खत्म कर दिया। दक्षिण भारत में उसने 12 राजाओं को हराया, लेकिन एक का भी राज्य का विलय उसने अपने साम्राज्य में नहीं किया, बल्कि उसने क्या किया, सबके राज्य को लौटा दिया और उस पर उसके प्रशासनिक अधिकार बने रहने दिए गए। हाँ, उससे टैक्सेशन लिया गया
उसे समय समय पे दरबार में उपस्थित होकर अनुनय विनय भी करना होता था। ये सब ठीक है, लेकिन आम जनता का, दक्षिण भारत के जो आम जनता थे, उनका सीधा संपर्क तो कभी भी गुप्त शासकों से नहीं हुआ। उनका तो संपर्क अपने क्षेत्रीय शासकों से बना रहा। ठीक है, तो यहीं से कहा जाता है कि वास्तविक लक्षण सामंतवाद का दिखाई दे रहा है, और इन शासकों के द्वारा सामंत महाराज की उपाधि धारण करना और उनके अपने क्षेत्र पर प्रशासनिक, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का अधिकार बने रहना ही सामंतवाद के लक्षण परिपूर्ण है। और साथ ही साथ समय समय पे वो आकर सिर्फ महाराज को कर देकर खुश करते थे। अब देखो, जहां तक बात है ये आमत्य या मंत्री का, तो मैंने पहले कहा, क्या कहा, कि भाई ये आमत्य या मंत्री जो हैं, इनकी स्थिति सचिव वाली है। ठीक है, ये सिर्फ नीति निर्धारण में क्या करते थे, राजा को तथ्य और आंकड़े उपलब्ध करवाते थे। इसके अतिरिक्त इनको कोई भी कार्य नहीं दिया गया था, और इन्हीं में से योग्यता के आधार पर मंत्री नियुक्त किए जाते थे। प्रयाग प्रशस्ति जो हरिसेन का है, उसमें राज्यसभा का उल्लेख है। ठीक है, और गुप्त शासन में विभिन्न विभाग विभिन्न मंत्रियों के अधीन रहते थे। सैनिक योग्यता मंत्रियों का आवश्यक गुण होता था, लेकिन यह कभी कभी पद अनुवांशिक भी हो जाता था। तो यहां भी सामंतवाद के लक्षण दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, तो ये इनके मंत्री परिषद का क्या था, कार्य थे, और मंत्री परिषद की नियुक्ति थी। पहले ये केंद्रीय स्तर की जो हमने प्रशासन में चर्चा किया, उसको पहले लिख लेते हैं, तब हम लोग प्रांतीय प्रशासन में आगे बढ़ेंगे। लिखिएगा, गुप्त सम्राटों ने अनेक विजय के परिणाम स्वरूप विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। अपने उत्कर्ष काल में यह साम्राज्य उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में बंगाल की खाड़ी से पश्चिम में सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। सौराष्ट्र तक फैला हुआ था। पाटलिपुत्र पहले इस साम्राज्य की राजधानी थी। पाटलिपुत्र पहले इस साम्राज्य की राजधानी थी, बाद में उज्जैनी बनाई गई। उज्जैनी बनाई गई। पैराग्राफ बदलो। विशाल गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था, विशाल गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था राजतंत्रात्मक थी। मौर्य शासकों के विपरीत
गुप्त वंशी शासक दैवीय उत्पत्ति में विश्वास करते थे। तथा महाराजा धीराज परम भट्टारक एकराट परमेश्वर जैसी विशाल उपाधियां धारण करते थे। समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। समुद्रगुप्त को पृथ्वी पर निवास करने वाला देवता कहा गया है। गुप्त शासक दैवीय उत्पत्ति के बावजूद भी स्थापित विधि नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता था। सम्राट प्रशासन का मुख्य स्रोत था। जिसके अधिकार और शक्तियां असीमित थे। वह कार्यपालिका का सर्वोच्च अधिकारी, न्यायपालिका का प्रधान न्यायाधीश एवं सेना का सर्वोच्च सेनापति होता था। प्रशासन के सभी उच्च पदाधिकारी की नियुक्ति सम्राट द्वारा ही की जाती थी। और सभी अधिकारी सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी थे। परंतु व्यवहार में यह उदार सम्राट के प्रति ही उत्तरदायी था। इस प्रकार सिद्धांततः उसकी स्थिति निरंकुश शासक जैसी थी, परंतु व्यवहार में वह उदार होता था। रवि